हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं TDBF के 100 के नंबर में प्रोक्योरमेंट, टाइमलाइन और इसके इम्पैक्ट के बारे में। तो एशिया के सबसे बड़े एरो एग्जीबिशन एरो इंडिया 2023 से भारत के सभी फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी देखने को मिली है और इसी क्लैरिटी में TDBF के 100 के नंबर में जो प्रोक्योरमेंट है वो आंकड़ा भी सामने आया है। हालांकि एयरफोर्स और नेवी को मिलाकर टोटल 25 to 30 स्क्वाड्रन में स्वदेशी फाइटर जेट को इंडक्ट करने का नंबर सामने आया है और HAL इसके प्रोडक्शन को कैसे संभालेगा तो इसे लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम TDBF की बात करते हैं। तो 100 का नंबर दो एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से एक बिग नंबर है, तो फिर 100 का नंबर ही क्यों कोट किया गया है? तो आइए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। पहला रीजन ये है कि ये नंबर 2040 तक या फिर 2045 तक अचीव करने का प्लान किया गया है, यानी कि नेक्स्ट 20 ईयर में, क्योंकि इंडियन नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बहुत तेजी से मूव कर रही है और प्रोबेबली हमें 1 से 2 साल के अंदर इसके डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी न्यूज देखने को मिले और 5 साल के अंदर इसके डेवलपमेंट का वर्क भी स्टार्ट हो जाए। तो 100 के नंबर में TDBF 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक सेंस बनाता है, लेकिन क्योंकि ये नंबर नेक्स्ट 20 ईयर में अचीव किया जाना है और साल 2035 से 40 तक INS विक्रमादित्य को रिटायर करने का भी प्लान है, तो अल्टीमेटली भारत के पास उस टाइम भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी से वर्क करना स्टार्ट किया जाता है तो फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि तो फिर 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 100 TDBF का क्या जरूरत है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हम सब जानते हैं कि जो फाइटर जेट का टोटल नंबर किसी भी फ्लीट के पास मौजूद होता है उसमें से एक टाइम पर सिर्फ 75% फाइटर जेट ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि 25% ऑफ फाइटर जेट अपने सर्विसिंग और ओवरहॉल के लिए ले जाए जाते हैं। तो 100 में से एक टाइम पर 75 TDBF ही ऑपरेशन के लिए अवेलेबल हो पाएंगे और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये नंबर एकदम फिट बैठता है। वहीं इस वक्त जो 26 के नंबर में रफाल M सेलेक्ट किए गए हैं तो उसे उस टाइम पर शोर बेस फैसिलिटी यानी कि अंडमान एंड निकोबार से ऑपरेट किए जाएंगे। इस तरीके से नेवी अपने सारे एसेट्स को बढ़िया तरीके से कैटर कर पाएगी। लेकिन नेवी के लिए जो 100 के नंबर में TDBF है इसे 2 बैच में ऑर्डर किया जाएगा। पहले बैच में 45 TDBF का ऑर्डर किया जाएगा, वहीं नेक्स्ट बैच में 55 TDBF का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा। वहीं TDBF के टाइमलाइन को लेकर नेवी चीफ सर एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि 2026 तक TDBF का प्रोटोटाइप बनकर रेडी हो जाएगा। जनरली प्रोटोटाइप बनने के बाद 1 साल लगता है उस प्रोटोटाइप को फ्लाई होने में, फिर फर्स्ट फ्लाइट के बाद 3 साल लगते हैं उसके डेवलपमेंटल साइकिल को कंप्लीट करने में और बाद में जब ये डेवलपमेंटल साइकिल कंप्लीट हो जाता है फिर 2 साल लगते हैं उसकी टेस्टिंग और ट्रायल करने में। यानी कि प्रोटोटाइप रोल आउट के बाद मिनिमम 6 ईयर लगते हैं किसी भी फाइटर जेट को प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन में जाने के लिए। फिर वहां से नेगोशिएशन और ऑर्डर प्लेस करने में भी कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लगता ही लगता है। और इन सब को देखते हुए एडमिरल सर का कहना था कि साल 2032 तक ये अपने प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी रहेगा, जो कि एक सही टाइमलाइन भी है। वहीं अगर पहले बैच में जो 45 TDBF का ऑर्डर प्लेस किया जाना है तो अब ये चीज HAL के ऊपर और नेवी के ऊपर डिपेंड करती है कि नेवी 1 साल में कितने फाइटर जेट को इंडक्ट करना चाहती है और HAL का प्रोडक्शन रेट उस टाइम पर बाकी के फाइटर जेट यानी कि तेजस MK2 और एमका के साथ साथ क्या रहता है। HAL के इसी प्रोडक्शन रेट पर कल ही मैंने इसी चैनल पर एक और वीडियो अपलोड की है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।